हाँ तो प्यारे बेटा सभी को जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं हमने जो 10वीं कक्षा की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसका पहला लेसन हम कर चुके हैं। दूसरा लेसन हमने शुरू किया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो जो दूसरा लेसन है इससे पहले मैं फर्स्ट लेसन के भी और इस लेसन के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू किए हुए हैं। ऐसे प्रश्न जो कहीं ना कहीं जो आपके अभी सेट के पेपर हैं और जो फाइनल के पेपर होते हैं उनमें ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं और लगभग बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में हम अगले प्रश्न करेंगे। जो अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न जो आज का है ये MGR यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसको मनरेगा 2005 भी कहते हैं, कि आपको उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। देखिए, हमें मनरेगा के बारे में बात करनी है, इसके उद्देश्यों के बारे में बताना है। पहले हम इसका थोड़ा इतिहास बता देते हैं। जो बेटे मनरेगा है, पहले इसका नाम होता था नरेगा। नरेगा मतलब ये MG नहीं था, ये नहीं था, नाम था नरेगा। तो ये स्कीम थी भारत में नरेगा, सन 2005 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? सन 2005 में। 2005 में लिखा भी हुआ है, पर 2009 में इसका नाम बदलकर नरेगा से, नरेगा में क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, उसका नाम बदल कर दिया मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा में क्या हो गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो अब हमें इस प्रश्न में इसके उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। तो करते हैं बेटे ये प्रश्न। आंसर क्या है इसका? कहता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? लोगों के काम के अधिकार को, मतलब लोगों को काम दिलाना है। जो ये अधिनियम है, ये स्कीम है, इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों के काम के अधिकार को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये काम को रोजगार, जो रोजगार है उसको सुनिश्चित करता है, जो काम का अधिकार है। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है बेटे? पहला कहता इस अधिनियम, जो ये एक्ट है, कहता इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि इस अधिनियम के अनुसार उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है। अब काम करने में सक्षम के लोगों को मानते हैं जो लोग 18 साल या उससे ज्यादा के हैं। ठीक है ना? ऐसे लोग जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है। कहने का मतलब क्या है? काम करने में सक्षम है और काम करना चाहते हैं, को सरकार द्वारा, जो गवर्नमेंट होती है, सरकार वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। कहने का अभिप्राय क्या है? इस अधिनियम के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो काम करने में सक्षम हैं और काम करना चाहते हैं, सरकार द्वारा रोजगार की गारंटी दी गई है। कितनी? एक वर्ष में 100 दिन, यानी कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से सरकार ये गारंटी देती है लोगों को कि आपको कम से कम 100 दिन काम हम मुहैया करवाएंगे। ठीक है बेटा? इसके बाद है दूसरा, क्या है इसका पॉइंट? कहता है यदि सरकार किसी प्रार्थी को 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाती, अगर आप रोजगार मांगते हैं और सरकार 15 दिनों के अंदर अंदर आपको रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाती, तो वह व्यक्ति दैनिक रोजगार भत्ते का अधिकारी होता है। बात समझ में आई है? देखिए, अगर आप काम के लिए, रोजगार के लिए अप्लाई करते हैं और 15 दिन के भीतर, 15 दिन के अंदर अगर आपको काम नहीं मिल पाता, तो 15 दिन के बाद आपको दैनिक आधार पर सरकार द्वारा भत्ता दिया जाता है। भत्ता क्या होता है? बिना काम करे भी आपको पैसे का भुगतान किया जाता है। कब किया जाता है? अगर आपको काम नहीं मिलता। कब किया जाता है? 15 दिनों के बाद। ठीक है बेटा? तो इसमें भत्ता मिलेगा आपको, दैनिक भत्ता मिलेगा, डेली बेसिस पे आपको पैसे मिलेंगे बिना काम करे भी। तीसरा पॉइंट क्या है? कहता प्रस्तावित रोजगार का 1/3 होता है तीसरा हिस्सा। जो तीसरा हिस्सा है, 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। देखिए, जो टोटल काम मिलता है गांव में या जहां भी आपको जो गारंटी दी जाती है, जितने लोग काम दिया जाएगा,
उनमें से जो 1/3 सीटें हैं या 1/3 रोजगार किसके लिए सुरक्षित किया गया है? महिलाओं के लिए। ठीक है बेटा, मतलब क्या, अगर 100 लोगों को रोजगार मिलेगा तो 100 लोगों में से 33 ऐसी जो 33 होंगी, जो 33 लोगों को रोजगार मिलेगा वो 33 महिलाएं होंगी। ठीक है, जो 33 होता है 100 का तीसरा हिस्सा होता है, 1/3 होता है। कहने का अभिप्राय क्या है? 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है यहाँ पे। चौथा पॉइंट क्या है? कहता है इसके अंतर्गत ऐसे कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मतलब कहने का क्या अभिप्राय है कि मनरेगा के तहत गांवों में ऐसे काम करवाए जाएंगे या ऐसे कामों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे भविष्य में जो भूमि है, भूमि से जो प्रोडक्टिविटी है, खेती की उत्पादकता, उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे कामों को इसमें वरीयता दी जाएगी। ठीक है बेटा, इसके बाद है 5वां पॉइंट क्या है? इससे श्रमिकों का पलायन रोकने में मदद मिलेगी। आजकल देखने में क्या आता है कि गांव में रोजगार नहीं बचा है। जब से खेती में ज्यादा मशीनीकरण का प्रयोग होने लगा है, गांव में रोजगार की संख्या घट गई है। इसकी वजह से जो मजदूर होते हैं गांवों को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो सरकार चाहते हैं कि शहरों में जनसंख्या ना बढ़े, लोग गांव में ही लोगों को काम मिल जाए। ठीक है ना, तो अगर गांव में लोगों को ये रोजगार की गारंटी मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो लोग गांव से शहर में रहने के लिए काम की तलाश में आ जाते हैं, फिर वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको गांव में ही रोजगार मिल जाएगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है? इस स्कीम के अंतर्गत जो श्रमिक हैं, जो पलायन करते हैं, गांव छोड़कर शहरों में आ जाते हैं, उसको रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है मेरे बेटा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बार बार एग्जाम में आता रहता है, तो 2-3 बार सुनने इसको ध्यान से आपको याद हो जाएगा और बड़ा ही आसान प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा आज का प्रश्न नंबर 2, संगठित और असंगठित क्षेत्र के, यानी क्षेत्रकों के रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। जो संगठित और असंगठित क्षेत्र है, इसके रोजगार की परिस्थितियों की आपने तुलना करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के रोजगार की कैसी परिस्थितियां होती हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है संगठित के लिए? पहला पॉइंट है कहता श्रमिक नियमित मतलब रेगुलर, लगातार, डेली, प्रतिदिन जो श्रमिक होते हैं नियमित रूप से मासिक वेतन प्राप्त करता है। मतलब जब श्रमिक काम करता है तो हर महीने उसको तनख्वाह के रूप में पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? जो श्रमिक है नियमित रूप से मासिक वेतन प्राप्त करता है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है अब मासिक वेतन तो मिलता ही मिलता है, मासिक वेतन के अतिरिक्त मतलब मासिक जो महीने की तनख्वाह होती है उसके अलावा श्रमिकों को छुट्टियों के लिए भी भुगतान किया जाता है। मतलब जब श्रमिक छुट्टी ले लेता है, काम करने वाली छुट्टी होती है, तो छुट्टी वाले दिन का भी भुगतान श्रमिक को किया जाता है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड मिलता है उनको। ठीक है, जो मतलब भविष्य निधि होती है उसमें पैसा लगाया जाता है। जब आदमी रिटायर होता है तो प्रोविडेंट फंड के पैसे उसे मिल जाते हैं। इसके अलावा सेवानुदान, इसको ग्रेजुटी कहते हैं, सेवानुदान प्राप्त होता है। पेंशन, जब आदमी रिटायर हो जाता है तो पेंशन के रूप में भी उसे अन्य लाभ प्राप्त होते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है? जब आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको मासिक वेतन तो मिलता ही मिलता है, मासिक वेतन के अलावा जब आप छुट्टियां लेते हैं उसके पैसे मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड मिलता है, सेवानुदान जब रिटायरमेंट हो तब मिलता है, और पेंशन जैसे अन्य लाभ भी उसको प्राप्त होते हैं। इनको जब आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट क्या है? श्रमिक निश्चित घंटे ही काम करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो काम के घंटे भी आपके निश्चित होते हैं, उससे ज्यादा आपसे काम नहीं लिया जाता। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 घंटे की ड्यूटी निश्चित होती है कर्मचारियों की, तो 8 घंटे 10 घंटे जो भी उनको काम करना होता है तो काम के घंटे निश्चित रहते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है? कहता है श्रमिकों को एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है। नियुक्ति पत्र क्या होता है बेटे? जब आपको नई नई जॉब लगती है ना तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जिसको बोलते हैं नियुक्ति पत्र। बात समझ में आ रही है? जब किसी व्यक्ति को पहली बार किसी संगठित क्षेत्र में काम मिलेगा तो उसको अपॉइंटमेंट, काम मिलने से पहले कोई अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं जिसको बोलते हैं नियुक्ति पत्र, जिसमें काम की सभी शर्तें एवं दशाएं वर्णित होती है। मतलब जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है ना,
उसमें जो भी काम की शर्तें होती है कि आपको क्या काम करना है, काम की दिशाएं क्या रहेंगी, वो पहले से ही उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी होती है। पांचवा पॉइंट क्या है, कहते हैं लोगों को रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है। कहने का अभिप्राय क्या है, जो कंपनी का मालिक है चाहे सरकार है, आपको जबरदस्ती या मन मर्जी से कभी भी रोजगार से, नौकरी से नहीं निकाल सकती। जो भी संगठित क्षेत्र होता है, आपकी रोजगार की सुरक्षा होती है। अगर आपकी कंपनी या सरकार, कोई भी जो आपका मालिक है, अगर आपको नौकरी से बाहर निकाल देता है तो कहीं ना कहीं आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट मतलब न्यायालय में, ठीक है। तो जो कोर्ट में आपको फिर न्याय मिल जाएगा तो आपको नौकरी दोबारा मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि आपको रोजगार की सुरक्षा मिली हुई है। किसमें? संगठित क्षेत्र में। ठीक है मेरे बेटा। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है असंगठित, अनऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनाइज्ड था और ये क्या? अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि असंगठित क्षेत्र की रोजगार कैसी परिस्थितियां रहती है। इसको उल्टा कर लीजिए बेटा। श्रमिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करता है। देखिए यहां पर हमें मासिक नियमित मजदूरी मिलती है, जबकि जो असंगठित क्षेत्र है आपको क्या मिलती है? दैनिक मजदूरी। जैसा आप देखते हैं लोग हर रोज जो लेबर चौक होता है वहां पर चले जाते हैं मजदूरी के लिए, दिन में सारा दिन काम करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जो भी है, फिर शाम को उनको उनकी मजदूरी मिलती है। कहने का मतलब क्या है? श्रमिकों को दैनिक यानी कि डेली, प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त करते हैं। इसके बाद क्या है? श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के अलावा, जो भी उनको दिन की मजदूरी मिलती है, इसके अलावा कोई अन्य लाभ नहीं प्राप्त होता। कोई अन्य लाभ या भत्ता नहीं मिलता। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर संगठित क्षेत्र में किया था ना कि आपको सैलरी के अलावा भी क्या मिलता है? छुट्टियों के लिए भुगतान किया जाता है, पर यहाँ छुट्टियों के लिए आपको कोई भुगतान नहीं मिलेगा। यहाँ प्रोविडेंट फंड होता है, यहाँ कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होता। यहाँ सेवानुदान होता है, यहाँ सेवानुदान भी नहीं होता। ठीक है। यहाँ रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है संगठित क्षेत्र में, जबकि जो आपका ये असंगठित क्षेत्र होता है, रिटायर, पहली बात तो रिटायर होते ही है यहाँ पे। ठीक है। अगर आप बूढ़े भी हो जाते हैं तो आपको किसी प्रकार कोई भी अन्य लाभ प्राप्त नहीं होता। कौन से लाभ? जो आपकी मजदूरी के बदले होते हैं। ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं कच्चा काम है। तीसरा पॉइंट क्या है? श्रमिकों के लिए काम के घंटे निश्चित नहीं है। जैसे यहाँ काम के घंटे निश्चित होते हैं 6 घंटे 8 घंटे, यहां पर काम के घंटे निश्चित नहीं है। आपको कम घंटे भी काम मिल सकता है, 2 घंटे मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, 10 मिल जाए। क्या आप आपको 12-12 घंटे काम करना पड़े? समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है? जो असंगठित क्षेत्र होता है इसमें काम के घंटे जो श्रमिकों के लिए निश्चित नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट क्या बेटे? यहां पर कोई भी औपचारिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। देखिए जब सुबह आप लेबर चौक पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति आया, कहेगा जी आओ मजदूरी कर रहे हो, काम करो मेरे घर आके, और शाम को आपको मजदूरी के भेज देगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र दिया जाता है संगठित क्षेत्र में, जो असंगठित क्षेत्र है यहाँ पर कर्मचारी को, श्रमिक को कोई भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है? श्रमिकों को रोजगार की कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। श्रमिक की जो मजदूर है उसकी रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है, कभी भी मालिक उसको रोजगार से बाहर निकाल सकता है, जबकि यहाँ पर काम की सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा ना ही उन्हें किसी प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है। जैसे यहाँ पर कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है ना संगठित क्षेत्र में, जो असंगठित क्षेत्र होता है बेटे वहां पर किसी भी प्रकार की श्रमिकों को कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जाती। ठीक है। और ना ही उनके रोजगार की कोई सुरक्षा होती है। ठीक है। उम्मीद है मेरे बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको। बड़े आसान प्रश्न है, 1-2 बार सुनेंगे बेटे आपको आसानी से याद हो जाएगा। धन्यवाद।